पूनम की रात है और बदला लेने का वक्त आ गया है। अपने खानदान के आखिरी जिंदा बचे इंसान कॉन्ग सोवून के लिए यही उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद है, लेकिन उसका निशाना हेवनली डीमन इस घुसपैठ से पहले ही वाकिफ है। सोवून सामने आता है उस शैतान का सामना करने जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। डीमन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि दूसरों की जिंदगी तो बस कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें वो ताकत के रास्ते में कुचल देता है। गुस्से में आकर सोवून कसम खाता है कि वो खुद उसके दहशत के राज को खत्म करेगा। वो अपने खानदान की खास तकनीक हेवनली लाइटनिंग फिस्ट की पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन हेवनली डीमन पर इसका कोई असर नहीं होता और वो अपनी खून जैसी लाल एनर्जी से एक खौफनाक पलटवार की तैयारी करता है। नीली बिजली और लाल शैतानी ताकत एक जबरदस्त धमाके में टकराती है। हार मानने से इनकार करते हुए सोवून एक और भी ज्यादा ताकतवर हमले से डीमन के डिफेंस को तोड़ देता है। उसका वार निशाने पर लगता है और डीमन के जिस्म में बिजली की एक जबरदस्त लहर दौड़ जाती है। जख्मी और बेहद गुस्से में हेवनली डीमन को एहसास होता है कि उसने आखिरी जिंदा बचे इंसान को कम आंका था। मुसीबत में घिरकर वो एक आखिरी मायूसी भरा कदम उठाता है। सोवून दहशत से देखता रहता है। वो जानता है कि इस दवा से डीमनिकची डेविएशन होगा, एक ऐसा पावर अप जो बेहद खतरनाक और तबाहकुन है। जीत के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार डीमन पूरी शीशी पी जाता है। वो दर्द से चीखता है क्योंकि वो खतरनाक ताकत उसके वजूद को ही खत्म करने लगती है। वो सिर्फ तबाही मचाने वाली एनर्जी का एक वशी दरिंदा बनकर दोबारा पैदा होता है। वो दरिंदा सोवून को तबाह करने के लिए ताकत की एक आखिरी जबरदस्त लहर छोड़ता है, लेकिन आखिरी पल में एक शांत आवाज बस एक मंत्र पढ़ती है और उस हमले को पूरी तरह बेअसर कर देती है। अचानक हवा में से एक रहस्यमयी जादूगर सामने आता है और बड़े आराम से देर से आने के लिए माफी मांगता है, लेकिन ये जबरदस्त लड़ाई अचानक टूटकर बिखर जाती है और पता चलता है कि यह सब तो बस एक कहानी थी। एक कहानी जिसे हमारा असली हीरो जिन सोवून पढ़ रहा था, जो इस बात पर बेहद गुस्सा है कि लेखक ने कहानी बर्बाद कर दी। ये है जिन सोवून, 23 साल का एक लड़का जिसे कॉलेज के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसके इरादों पर पानी फिर गया एक ऐसी चीज की वजह से जिसका वो सामना नहीं कर सकता था, वीडियो गेम्स। हालांकि उसकी ये लत काम आई। अपने पसंदीदा बैटल रॉयल में वो देश के टॉप 10 प्लेयर्स में से एक है। पढ़ाई में ध्यान न लगने पर वो एक बार फिर रॉयल ग्राउंड की दुनिया में खो जाता है। उसका गेम सेंस कमाल का है। वो पलक झपकते ही 2 दुश्मनों को ढेर कर देता है। मैच में आगे चलकर वो एक लालची प्लेयर को जाल में फंसाने के लिए नए नवेले लूट का चारा डालता है। जैसे ही दुश्मन करीब आता है, ये शिकारी अंधेरे में सब्र के साथ इंतजार करता है और जब आखिरी बचा हुआ प्लेयर घबराकर भागता है तो सोवून उसे बस एक ही परफेक्ट शॉट में ढेर कर देता है। एक और गेम और एक और आसान सी जीत। लेकिन हकीकत तब सामने आती है जब उसकी माँ का एक मैसेज आता है जिसमें उन्होंने उन क्लासेस के लिए पैसे भेजे थे जिनमें वो जा ही नहीं रहा था। उस पर शर्मिंदगी की एक लहर छा जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी और अपनी माँ के पैसे बर्बाद कर रहा है। उस रात बाद में उसे एक अजीब आर्टिकल मिलता है जिसमें असली ताकतों वाले लोगों के सामने आने की बात थी, जो खुद को प्लेयर्स कहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ जान पाता, पूरा पेज रहस्यमयी तरीके से अपने आप डिलीट हो जाता है। अगले दिन उसके पैरों के नीचे जमीन से एक अजीब बैंगनी रोशनी निकलती है। वो दहशत में नीचे देखता है और वो डरावनी एनर्जी उसे निगलने लगती है। उसका जिस्म रोशनी के जर्रों में बिखर जाता है और उसे जमीन से ऊपर उठा लेता है और आंखों को चौंधिया देने वाली एक चमक के साथ वो गायब हो जाता है। सोवून एक अजीब मैदान में खुद को पाता है जो अभी अभी हुआ उससे पूरी तरह हैरान और परेशान। उसने अभी अभी एक ऐसे गेम में लॉग इन किया है जहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक अंधेरे सन्नाटे में तैरते हुए जिन सोवून सोचता है कि क्या वो अजीब रोशनी पढ़ाई करने के अपने इरादे को छोड़ने की सजा थी। वो नींद में धुत घास पर जागता है और उसे कुछ जोर जोर से आती हुई अनजान आवाजों से चिढ़ होती है। जैसे ही वो उठकर बैठता है, वो अचानक खुद को एक तनाव भरे टकराव के बीच में पाता है। वो अजीब लड़ाकों और जादूगरों से घिरा है जो एक ऐसी जबान में चिल्ला रहे हैं जो उसकी समझ से बाहर है। वो अब भी सदमे में है और बस इतना ही बुदबुदा पाता है, ये क्या बकवास है। तभी 2 लड़ने वाले ठीक उसकी आंखों के सामने अपनी तलवारें टकराने लगते हैं। इस मंजर को देखकर पूरी तरह हैरान वो अपने होश हवास पर शक करने लगता है और खुद से पूछता है कि इतने सारे कॉस्प्लेयर्स एक जगह पर क्यों जमा है। जैसे ही जादूगर उसके चारों तरफ मंत्र पढ़ते हैं, वो बिजली के एक कड़के को गिरते हुए देखता है और सोचने लगता है कि कहीं ये सब बस एक सपना तो नहीं। फैंटेसी की जीवों की भीड़ के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा, हैरान परेशान जिन सोवून बेबसी से पूछता है, आखिर मैं हूँ कहाँ। अचानक एक सिस्टम मैसेज सामने आता है जो 100 प्लेयर्स का पता लगाता है और वो अपने ही दिमाग के अंदर एक आवाज सुनकर चौंक जाता है। जैसे ही उस मूर्ति की आंखें चमकती हैं, सिस्टम अपने शुरू होने का ऐलान करता है और ये जाना पहचाना शब्द फौरन उसका ध्यान खींच लेता है। फिर सिस्टम लैंग्वेज सिंक्रोनाइजेशन पूरा करता है और ये सुनकर उसे बड़ा झटका लगता है कि जो भीड़ पहले समझ से बाहर जबान बोल रही थी, अब वो अचानक बिल्कुल साफ कोरियन बोल रही है। उसके पास खड़ा एक और प्लेयर भी उतना ही हैरान और राहत में है और चिल्लाता है कि सब अचानक उसकी जबान बोलने लगे हैं। इस अफरा तफरी को नजरअंदाज करते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट अपने दुश्मन का सामना करता है और ऐलान करता है कि वो अपने पंथ के दुश्मन से लड़ने के लिए इसी दिन का इंतजार कर रहा था। पास में एल्फ जादूगर कायरॉन कंकाल जैसे एस्को का सामना करता है। वो उस पर इस हालात की वजह होने का इल्जाम लगाता है, लेकिन एस्को बड़ी ढिठाई से कहता है कि कायरॉन ही उसे वहां खींचकर लाया था। लेकिन कायरॉन उसे बेशर्म कहकर नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि वो अब और उसकी बातों में बेवकूफ नहीं बनेगा। मगर एस्को पागलों की तरह कहखा लगाता है और डींग मारता है कि यकीन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी किस्मत में डीमन किंग की ताकत के आगे घुटने टेकना लिखा है। अपनी छड़ी को बिजली से चार्ज करते हुए कायरॉन एक आर्चमेस के तौर पर अपना वादा ऐलान करता है। वो कसम खाता है कि वो एस्को को यहीं अभी मारेगा और उसके फौरन बाद डीमन किंग को भी खुद खत्म कर देगा। और इसी के साथ वो अपने दुश्मन पर अपनी खासियत एस्को स्टाइल लाइटनिंग का एक जबरदस्त हमला करता है। मगर उसे यकीन नहीं होता जब वो देखता है कि उसके ताकतवर हमले का जाहिर तौर पर कोई असर नहीं हुआ है।
एस्को को एक खरोच तक नहीं आती। वो अपने आप को झाड़ते हुए सोचता है कि सीधे जादू का हमला झेलने के बावजूद उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। जैसे ही दूसरे प्लेयर्स बहस करना और एक दूसरे पर इल्जाम लगाना जारी रखते हैं, जिन सियोवुन को धीरे धीरे खौफ के साथ एहसास होता है कि यह सपना होने के लिए कुछ ज्यादा ही असली है। तभी सिस्टम की आवाज इस शोर को चीरती हुई आती है जो खेल की शुरुआत का ऐलान करती है और उसे चौंका देती है। खेल के नियम उसकी आंखों के सामने चमकते हैं। मैप किंग किंगडम्स कैपिटल है, मकसद टॉप 90 में आना है और वेटिंग रूम में हमले बंद है। फिर आसमान में एक बहुत बड़ा होलोग्राफिक मैप दिखाई देता है और वो उसे फौरन एक गेम मैप के तौर पर पहचान लेता है। गेम मास्टर उन लोगों के लिए समझाना शुरू करता है जो क्लॉइड सर्वाइवल में पहली बार आए हैं। नियम सीधे हैं, ये खेल सिकुड़ते हुए मैप पर 100 दिनों तक चलेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक सिर्फ एक जिंदा नहीं बचता। सिस्टम साफ करता है कि खेल खत्म करने या बाहर हो जाने का मतलब है घर वापस लौटना, लेकिन टॉप 90 में जगह बनाने में नाकाम रहने पर प्लेयर हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। प्लेयर्स को बताया जाता है कि वो जल्द ही चीजें ढूंढने के लिए अपनी चुनी हुई जगह पर उतरेंगे और उन्हें दुआएं दी जाती हैं। ये जाना पहचाना बैटल रॉयल फॉर्मेट जिन सियोवुन को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं वो अपने पसंदीदा गेम लॉयल ग्राउंड का सपना तो नहीं देख रहा। टॉप 10 के लिए इनाम का जिक्र सुनते ही इस माहिर गेमर के दिमाग में एक बत्ती जलती है। तभी उसकी नजर अपने चारों ओर मौजूद बेहिसाब ताकतवर दिखने वाले लोगों पर पड़ती है और वो मान लेता है कि सपने में भी ये एक खतरनाक भीड़ है। उसकी नजर एक खौफनाक दिखने वाले प्लेयर पर पड़ती है जो अपने ब्लेड को चाट रहा है, जिससे खतरे का एहसास और भी गहरा हो जाता है। अपनी हालत की भयानक हकीकत उसे समझ आने लगती है और वो घबराकर सोचता है मैं मर जाऊंगा, है ना। डर से कांपते हुए वो फैसला करता है कि वो मरेगा नहीं और उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है जब उसे एहसास होता है कि अगर ये उसके गेम LOG जैसा है तो उसके पास एक मौका है। तभी एक गुस्सेल नाइट बिखरे बालों वाले को आवाज देता है और जिन सियोवुन को एहसास होता है कि ये बेइज्जती उसी के लिए है। वो नाइट उसके सामने आकर गुस्से से पूछता है कि वो कहां से है। उसकी खामोशी से और भी ज्यादा आग बबूला होकर वो अपनी तलवार उठाते हुए अपना सवाल दोबारा चीख कर पूछता है। जैसे ही नाइट हमला करने वाला होता है, सिस्टम 3 सेकंड का काउंटडाउन शुरू कर देता है और जिन सियोवुन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। काउंटडाउन के 1 पर पहुंचते ही उसकी अचानक हंसी से नाइट भौंचक्का रह जाता है। खेल की शुरुआत का मजा लेते हुए जिन सियोवुन की शातिर मुस्कान एक भरोसे से भरी मुस्कुराहट में बदल जाती है और वो पूरे भरोसे के साथ नाइट को भद्दा इशारा करता है और डींग मारता है कि LOG के अपने माहिर ज्ञान के साथ वो आसानी से जिंदा बच सकता है और उसके जैसे अनाड़ियों को हरा सकता है। काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है और सिस्टम बाकायदा क्लॉइड सर्वाइवल के पहले दिन की शुरुआत का ऐलान करता है। एक ही पल में सभी 100 प्लेयर्स हवा में उछल जाते हैं और जंग के मैदान की ओर अपनी स्काई डाइव शुरू कर देते हैं। जिन सियोवुन दूसरे प्लेयर्स को नीचे मैप की तरफ तेजी से गिरते हुए देखता है। वो बड़ी होशियारी से देखता है कि ज्यादातर लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उतर रहे हैं, जो एक माहिर के अलावा किसी के लिए भी एक नौसिखिए वाली गलती है। अपने गेम के गहरे ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए वो सेफ खेलने का फैसला करता है और बाहरी इलाके से शुरुआत करता है ताकि शुरुआती अफरा तफरी वाली झड़पों से बच सके। उसे एक अलग थलग घर नजर आता है और वो उसे अपने लिए सबसे सही महफूज लैंडिंग जोन के तौर पर चुन लेता है। एक पक्के इरादे वाली चीख के साथ वो खुद को अपने चुने हुए निशाने की ओर उतरने पर मजबूर करता है। इसलिए वो जबरदस्त ताकत के साथ नीचे आता है और ठीक उस सुनसान घर के बगल में लैंड करता है। एक परफेक्ट लैंडिंग करते हुए वो फौरन एक्शन के लिए तैयार है। तेजी से नीचे उतरने की वजह से हो रही मोशन सिकनेस की लहर से लड़ते हुए वो सीधा घर की तरफ भागता है, लेकिन उस अंधेरी इमारत के अंदर से अचानक आई सरसराहट की आवाज उसे फौरन चौकन्ना कर देती है। वो अपनी मोशन सिकनेस को कोसता है और उसे एहसास होता है कि वो ये देख ही नहीं पाया कि कोई और भी उसके साथ उतरा था। ये जानते हुए कि अगर वो बिना हथियार के किसी दुश्मन से टकरा गया तो उसका काम तमाम है, वो हथियार ढूंढने के लिए घर के अंदर तेजी से भागता है। वो जल्दबाजी में एक कमरे में घुसता है। दरवाजे को जोर से बंद करके वो एक पल के लिए अपनी सांसें काबू में करता है और खुद को शांत करता है। हाफते हुए उसे फौरन उस गुस्सैल नाइट को उकसाने पर अफसोस होता है। अब उसे वहम हो रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो सावधानी से खिड़की से बाहर झांकता है और पीछा किए जाने के किसी भी निशान के लिए इलाके को जांचता है। कुछ भी न देखकर वो राहत की सांस लेता है और मान लेता है कि वो आवाज बस हवा की थी। जब कोई फौरी खतरा नहीं दिखता तो वो फैसला करता है कि अब घर से सामान लूटने का वक्त है। सिस्टम की हिदायतों को याद करते हुए वो जिंदा रहने में मदद के लिए घर में चीजें ढूंढना शुरू कर देता है। उसकी तलाश जल्द ही रुक जाती है जब उसे एक काम की चीज दिखाई देती है। वो एक हेवी क्रॉसबो उठाता है, लेकिन उसके जबरदस्त वजन से हैरान रह जाता है और उसे पकड़ना मुश्किल लगता है। ये फैसला करते हुए कि कुछ न होने से ये बेहतर है, वो हथियार को इक्विप कर लेता है और उसे इस्तेमाल करने का तरीका फौरन उसके दिमाग में आ जाता है। अपनी मिलिट्री सर्विस को याद करते हुए वो पूरे भरोसे से कहता है कि एक साउथ कोरियन आर्मी सार्जेंट के लिए इस क्रॉसबो को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। वो निशाना साधता है और चलाते चलाते ही उसके फायर करने का तरीका समझ लेता है। फिर वो क्रॉसबो को टेस्ट करता है और एक तीर चलाता है जो जबरदस्त ताकत के साथ सनसनाता हुआ कमरे के पार चला जाता है। वो उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है जब वो तीर को लकड़ी के एक शहतीर में गहराई तक धंसा हुआ देखता है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है जब उसे एहसास होता है कि एक बार हाथ सेट हो जाने पर यह हथियार बेहद काम का साबित होगा। पहली इमारत में और कुछ न मिलने पर वो वापस बाहर की ओर बढ़ता है। अब वो हथियारों से लैस और तैयार है। वो एक पल के लिए मैक के बड़े साइज की तारीफ करता है जो उसकी होशियारी भरी चाल के लिए फायदेमंद है। अपनी गीमर वाली तरकीबें लगाते हुए वो प्लान बनाता है कि गेम की शुरुआत में होने वाले टकरावों से बचते हुए इस सुनसान इलाके में आराम से आइटम्स जमा करेगा। कुछ देर बाद वो सावधानी से एक दूसरे घर में दाखिल होता है। उसका क्रॉसबो तैयार है और वो किसी भी हैरानी के लिए तैयार है। अंदर उसकी नजरें एक मेज पर रखे जादुई चमकते हुए स्क्रॉल पर टिक जाती हैं। वो उस अजीब सी चमकती हुई चीज के पास जाता है और सोचता है कि ये क्या हो सकती है। एक सिस्टम पॉपअप उसे बताता है कि उसे एक हीलिंग स्क्रॉल मिला है जिसे फाड़ने पर घाव ठीक हो
सकते हैं। वो स्क्रॉल को जांचता है और सिस्टम की तरफ से हीलिंग आइटम के बारे में दी गई सीधी सादी जानकारी को समझता है और वो मन में ठान लेता है कि रिकवरी आइटम्स ढूंढने को पहली तरजीह देगा और काश उसके पास उन्हें ले जाने के लिए एक आइटम बैग होता। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला होता है, पास की एक बुक शेल्फ से एक और चीज एक ताकतवर बैंगनी रोशनी के साथ चमकती है। उसे ब्लैक स्टार ची पाल्म्स मार्शल आर्ट्स बुक मिलती है, एक ऐसी स्किल जो उसे अपनी उंगलियों के जरिए छिपे हुए हथियार फेंकने देती है। सिस्टम उसे स्किल सीखने के लिए कहता है और वो ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि क्या कोई ट्यूटोरियल शुरू होगा। जैसे ही वो मान लेता है, मार्शल आर्ट्स की किताब बैंगनी एनर्जी के एक बवंडर में बदल जाती है जो उसे घेर लेता है। चमकती हुई किताब से निकली जानकारी फौरन उसके दिमाग में समा जाती है। इस फौरन हुए ज्ञान के ट्रांसफर से हक्का बक्का वो अपने हाथों को नीचे देखता है और उनके अंदर एक नई ताकत को महसूस करता है। वो हैरत से देखता है कि बैंगनी एनर्जी कड़कड़ा रही है और उसकी हथेली में जमा हो जाती है, जो उसकी नई स्किल का एक जीता जागता सबूत है। अपनी नई मिली काबिलियत को आजमाने के लिए वो पास में रखा एक कांटा उठाता है। फिर वो ब्लैक स्टार ची पॉम्स तकनीक का इस्तेमाल करता है और उस कांटे को बेमिसाल ताकत और निशाने के साथ फेंकता है। कांटा लकड़ी के शेतीर में जाकर धंस जाता है और एक जंगली जीत वाली मुस्कान उसके पूरे चेहरे पर फैल जाती है और वो चिल्लाता है, मैंने एक मार्शल आर्ट सीख लिया। इलाके को लूटने के बाद जिन सियोमुन अपनी नई मिली जिस्मानी ताकत को आजमाता है, वो एक मामूली कांटे को फेंकता है जो एक लकड़ी के बीम में गहराई तक धंस जाता है। अपनी तरक्की से खुश होकर वो मुस्कुराता है और इसे एक अच्छी शुरुआत बताता है। वो सोचता है कि जब मार्शल आर्ट्स की किताबें हैं तो जादू की किताबें भी जरूर होंगी। इससे उसका अंदाजा सही साबित होता है कि क्वाड सर्वाइवल असल में उसके गेम लॉयल ग्राउंड जैसा ही है। अपनी लैंडिंग की जगह को अच्छी तरह से छानने के बाद वो फैसला करता है कि अब यहाँ से निकलकर कोई बेहतर जगह ढूंढनी चाहिए। उसे एहसास होता है कि जब वो सामान जमा करने में लगा था तब तक सूरज निकल आया है और वो दिन में छिपने के लिए जल्दी से कोई जगह तलाश करने लगता है। शाम के धुंधलके में उसकी तलाश उसे एक अजीब नजारे पर ले आती है। गांव में एक अकेला घर जिसकी बत्तियां अब भी जल रही हैं। उसकी गेमर वाली समझ उसे बताती है कि जिस घर में बत्ती जल रही हो उसका मतलब दो में से एक चीज हो सकती है, या तो उसमें कोई नायाब छिपी हुई चीज है या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई दूसरा प्लेयर पहले से ही अंदर उसका इंतजार कर रहा है। वो चौकन्ना होकर दरवाजा धकेलता है और अपना क्रॉसबो किसी भी हमले के लिए तैयार रखता है। सावधानी से अंदर घुसते हुए वो जानता है कि उसे लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि कोई और भी आसपास उतरा है या नहीं। वो अंदाजा लगाता है कि जो भी अंदर है वो या तो कोई प्रो लेवल का खिलाड़ी है जो जाल बिछा रहा है, या फिर कोई एकदम नौसिखिया जिसे छिपना तक नहीं आता। उसे पहली मंजिल पर अजीब सी खामोशी महसूस होती है। कोई आवाज या हरकत नहीं है। इस खामोशी से उसे शक होता है और पसीना आने लगता है। वो सोचता है कि शायद उसका दुश्मन दूसरी मंजिल पर छिपा है। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है। उसे यकीन है कि अपने हथियार और ब्लैक स्टार ची पाल्म्स के साथ उसके पास एक प्रो प्लेयर के खिलाफ भी मौका हो सकता है। पूरी सावधानी के साथ वो लकड़ी की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ना शुरू करता है। ऊपर पहुंचकर वो हॉल में निशाना साधता है, किसी भी घात लगाकर किए गए हमले के लिए तैयार। लेकिन तभी हॉल के आखिर में एक मेज पर रखी चीज देखकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उसे हैरानी होती है कि रोशनी बस एक लालटेन से आ रही है और वो शक से सोचता है कि कहीं यह कोई जाल तो नहीं। फिर उसका ध्यान लालटेन के बगल में एक बंद दरवाजे पर जाता है। छिपने के लिए यही एक आखिरी जगह बची थी। कुछ पल की तनाव भरी खामोशी के बाद वो अपना फैसला कर लेता है। चुपके से जाने का इरादा छोड़कर वो पूरे जोर से दरवाजे पर लात मारकर उसे खोल देता है और अंदर घुसने के लिए तैयार हो जाता है। वो कमरे के अंदर पहुंचता है, एक सीधी टक्कर के लिए पूरी तरह तैयार, और फिर तेजी से अपना सिर घुमाकर किसी भी दुश्मन की तलाश में पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगता है। फिर वो रुक जाता है। उसे हैरानी होती है कि कमरा तो पूरी तरह से खाली है। घुटनों के बल गिरकर वो खुद को कोसता है कि उसने बिना किसी वजह के इतना ड्रामा किया। अपनी शर्मिंदगी के बावजूद वो राहत की सांस लेता है कि उस पर घात लगाने के लिए वहां कोई नहीं था। लेकिन उसकी मायूसी तब दूर हो जाती है जब उसकी नजर डेस्क पर रखी एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है, एक रिंग ऑफ स्ट्रेंथ जो उसकी ताकत को 20 पॉइंट बढ़ा देती है। वो हैरान होता है कि क्या सच में सिर्फ एक अंगूठी पहनने से वो और ताकतवर बन सकता है। जैसे ही वो अंगूठी को पहनता है, ताकत की एक जबरदस्त लहर उसके जिस्म में दौड़ जाती है, जिससे वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि उसका जिस्म काफी हल्का महसूस हो रहा है, इतना कि उसे अपनी पीठ पर रखे क्रॉसबो का वजन भी महसूस नहीं हो रहा है। अब उसे समझ में आने लगता है कि ताकत में 20 पॉइंट बढ़ने का असल में क्या मतलब है, गेम कैसे काम करते हैं। ये याद करके वो चिल्लाता है, स्टेट्स, मेरी इन्फो, और आखिरकार एक कैरेक्टर विंडो सामने आ जाती है। हालांकि वो अपने घटिया स्टेट्स देखकर थोड़ा मायूस होता है, लेकिन वो दिलचस्पी से देखता है कि एक मार्शल आर्ट सीखने से उसका क्लास बदलकर मार्शल आर्टिस्ट हो गया है। मुस्कुराते हुए वो मानता है कि कुछ भी ना होने से शुरू करने के मुकाबले उसकी अब तक की तरक्की काफी अच्छी है, और ज्यादा भरोसे के साथ वो नीचे जाकर पहली मंजिल को किसी छूटे हुए सामान के लिए ठीक से खोजने का फैसला करता है। उसकी पूरी तलाशी रंग लाती है और उसे एक और ताकतवर चीज मिलती है, एक सबस्पेस रिंग जो उसे एक इन्वेंट्री देती है। इस बात पर थोड़ा हैरान होकर कि उसे बार बार अंगूठियां ही मिल रही हैं, वो जल्दी से अपना नया इनाम पहन लेता है। एक सिस्टम ट्यूटोरियल समझाता है कि चीजों को पकड़कर और सबस्पेस लफ्ज सोचकर कैसे स्टोर करना है और अंगूठी को छूकर उन्हें वापस कैसे निकालना है। वो जल्दी समझ जाता है कि सबस्पेस रिंग एक इन्वेंट्री की तरह काम करती है, जिससे बैग उठाने की जरूरत खत्म हो जाती है। वो सबस्पेस सोचकर इस फंक्शन को आजमाता है और अपने हाथ से घूमता हुआ गैलेक्टिक पोर्टल खुलता देखकर दंग रह जाता है। हालांकि पोर्टल से हाथ गुजारने का एहसास अजीब है, पर वो इसकी सहूलियत की तारीफ करता है। हमारा हीरो ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि असल दुनिया में ऐसी चीज कितनी ज्यादा काम की होती। इन ताकतवर चीजों और मार्शल आर्ट्स को अपनी दुनिया में वापस ले जाने का ख्याल उसे लुभाने लगता है।
उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो अपना इंटरफेस चेक करता है, ये देखने के लिए कि क्या कोई किल लॉग है और क्या कोई और प्लेयर मारा गया है। जैसा उसने शक किया था, उसे अपने इंटरफेस पर बचे हुए खिलाड़ियों की गिनती दिख जाती है। उसे ये देखकर थोड़ी मायूसी होती है कि अब तक सिर्फ एक ही प्लेयर मारा गया है। उसने तो सोचा था कि जब तक खिलाड़ियों की गिनती 90 तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो फार्मिंग करेगा। फिर भी वो अपनी कामयाब लूट के बारे में सोचता है, जिसमें उसे बहुत सारी इस्तेमाल की चीजें और अपने चीप आर्म्स के साथ इस्तेमाल करने के लिए छिपे हुए हथियार मिले थे। घर को पूरी तरह साफ करने के बाद वो सोचता है कि क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए या सुबह तक यहीं छिपे रहना चाहिए। वेटिंग रूम के डरावने खिलाड़ियों को याद करके वो फैसला करता है कि सबसे अच्छी तरकीब यही है कि वो छिपा रहे और उनसे सीधे भिड़ने के बजाय टॉप 10 में आने का सोचे। वो जानता है कि अच्छे इनामों के लिए प्लेसमेंट पॉइंट कमाने का सबसे अच्छा तरीका गेम के आखिर तक जिंदा रहना है। ये सोचकर कि रात में कम लोग एक्टिव होंगे, वो सुबह होने से पहले एक और जगह लूटने का फैसला करता है। जंगलों से गुजरते हुए वो रिंग ऑफ स्ट्रेंथ को देखकर हैरान होता है, जिसकी वजह से वो बिना थके लगातार चल पा रहा है। लेकिन उसकी बढ़ी हुई ताकत उसे भूख और प्यास लगने से नहीं रोक पाती, जिससे उसे एहसास होता है कि क्लॉयड सर्वाइवल में असल जिंदगी जैसे सर्वाइवल मैकेनिक्स हैं। जैसे ही उसे जोर की भूख लगने लगती है, वो अगले शहर में खाना मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ता रहता है। जब वो पास के घरों के लिए अपना नक्शा देख रहा होता है, तभी अंधेरे से आती एक खौफनाक गुर्राहट से उसके ख्याल टूट जाते हैं। वो डरकर तेजी से घूमता है और उसे परछाई में एक दरिंदे का साया दिखता है। उसकी गुर्राहट से साफ हो जाता है कि कोई उसका शिकार कर रहा है। एक पल भी सोचे बिना जिंदा रहने की उसकी फितरत हावी हो जाती है और वो फौरन सर पर दौड़ लगा देता है। वो घबरा जाता है और उसे खौफ के साथ एहसास होता है कि वो चीज बिना कोई आवाज किए उसके पास आ गई थी। पीछे एक नजर डालने पर पता चलता है कि वो दरिंदा अब भी वहीं है। उसकी धीमी गुर्राहट एक लगातार और डरावनी मौजूदगी बनी हुई है। जब आखिरकार उसे अपने शिकारी की साफ शक्ल दिखती है, तो उसकी आंखें खालिस दहशत से चौड़ी हो जाती हैं। वो एक वेयरवुल्फ है, सीधे किसी बुरे सपने से निकला एक भयानक दरिंदा, और वो ठीक उसके पीछे पड़ा है। वो वेयरवुल्फ के बिजली की तेजी से किए गए पंजे के वार से बाल बाल बचता है। उसका दिमाग सदमे और खौफ से सुन्न हो जाता है। ये हालात एक बुरे सपने में बदल जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसका शिकार एक वेयरवुल्फ नहीं बल्कि पूरा का पूरा झुंड कर रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और हैरानी से चिल्लाता है कि जिस गेम को वो सिर्फ एक पीवीपी गेम समझ रहा था, उसमें मॉन्स्टर्स भी हैं। और वो घर की हिफाजत छोड़ने पर बुरी तरह पछताता है, चिल्लाते हुए कि अगर उसे पता होता कि बाहर मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं तो वो वहीं रुका रहता। उस जैसे टॉप लेवल गेमर का एक मामूली मॉब के हाथों शर्मनाक तरीके से मारे जाने का ख्याल ही उसे बेताशा भागने पर मजबूर कर देता है। ठीक जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, उसे दूर उम्मीद की एक किरण दिखती है, एक और घर। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और उसे जोर से बंद कर देता है और दीवार से टिककर हाँफने लगता है। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि बाहर से आती गुर्राहट की आवाज से पता चल जाता है कि वेयरवुल्व्स उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। फंसा हुआ और डरा हुआ वो पागलों की तरह सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए जब वो घिर चुका है। फिर वो दरवाजे की एक दरार से बाहर झांकता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि गुर्राहट की आवाज और करीब आ रही है। वेयरवुल्व्स उस छोटे से घर का चक्कर लगाते हैं और अंदर आने का रास्ता तलाशते हुए हवा को सूंघते हैं, ये जानकर कि वो उसे बू से ढूंढ रहे हैं। उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। ये फैसला करते हुए कि बचाव का एक ही तरीका है हमला करना, वो पहले हमला करने का इरादा कर लेता है। इसलिए वो दरवाजे पर लगे तख्तों की दरार से अपने क्रॉसबो से निशाना साधता है। एक तेज खटाक की आवाज के साथ क्रॉसबो का तीर हवा में उड़ता है, सीधा उस घूमते हुए दरिंदे की तरफ। तीर निशाने पर लगता है और वेयरवुल्फ दर्द से जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो हारा हुआ वेयरवुल्फ क्रिस्टल बनकर चमकते हुए टुकड़ों में बिखर जाता है। रिंग ऑफ स्ट्रेंथ की बदौलत अब वो एक हाथ से क्रॉसबो चला सकता है और आखिरी वाले से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसका ये थोड़ा सा भरोसा एक भयानक एहसास के साथ फौरन चकनाचूर हो जाता है। आखिरी वेयरवुल्फ एक खौफनाक दहाड़ के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। उसकी लाल आंखें उस पर टिकी हैं। तभी वो दरिंदा दरवाजा तोड़ देता है और अपने पंजों से उस पर हमला करता है, लेकिन हमारा हीरो बाल बाल बच जाता है। वो एक और जानलेवा हमले से मुश्किल से बचता है और उसे एहसास होता है कि यह दरिंदा करीब से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक कोने में फंसकर वो गालियां बकता है। मॉन्स्टर के हमले से पूरी तरह बेबस होकर वो बेताबी से लड़ने की कोशिश करता है और एक तीर चलाता है, लेकिन वेयरवुल्फ बहुत ताकतवर और तेज है। वो हमले को अपने हाथ से रोकता है, फिर भी तीर उसके हाथ में धंस जाता है। तभी वो दरिंदा उस पर झपटता है। डर के मारे वो लड़खड़ाता है और उसका क्रॉसबो जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही उसका मारा जाना तय लगता है, उसके अंदर बगावत की एक चिंगारी जल उठती है। वो इस तरह हार मानने से इनकार कर देता है। एक आखिरी कोशिश में वो अपनी सबस्पेस रिंग को एक्टिवेट करता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आखिरी दांव चल रहा होता है। वो अपनी इन्वेंटरी से कांटा निकालता है और उसी वक्त अपने ब्लैक स्टार चीपांस की सारी ताकत उसमें डाल देता है। एक आखिरी बेतहाशा दहाड़ के साथ वो अपनी हथेली आगे बढ़ाता है और उस हथियार बने कांटे को वेयरवुल्फ के सीने में गहराई तक घुसा देता है। उसके चेहरे पर पक्के इरादे वाले भाव होते हैं और वो ऐलान करता है कि वो महज एक मामूली प्यादे से हार नहीं मानेगा। लाश की जगह एक ह्यूज चेस्ट सामने आता है, जिससे जिन सियोगुन का शक यकीन में बदल जाता है कि वो एक गेम में है, लेकिन वो अब भी सोच रहा है कि पास में लगी इस अजीब आग की वजह क्या है। तभी कायरॉन नाम का एक घमंडी फायर मेज सामने आता है। वो उस बिना जादू वाले का मजाक उड़ाता है जिसने उसके आइटम्स के पास आने की हिम्मत की।
जबकि उसी वक्त सियोउन पीछे से दबे पांव उसकी तरफ बढ़ता है। वो मेज बड़ी बेरहमी से कहता है कि उसका शिकार एक बदकिस्मत कमीना था जिसे जलकर मरने के बजाय उसकी तलवार से मरना चाहिए था। उधर सियोउन हैरान है कि वो मेज ठीक उसके पास से गुजर गया। वो अपने नए स्टेल्थ क्लोक के असर की तारीफ करता है। उस जगह को आग लगाने के बाद कायरॉन ने बड़े गुरूर से अपने मारे हुए दुश्मन को अपना नाम बताया था और फिर वो लूट चेस्ट की तरफ बढ़ता है, ये देखने के लिए बेताब कि उसके शिकार से क्या गिरा है। उसे देखकर सियोउन को इस कड़वी हकीकत का एहसास होता है कि इस ताकतवर मेज का अगला शिकार वो खुद हो सकता है, क्योंकि वो जानता है कि इस मौत के खेल में जरा सी भी हिचकिचाहट का अंजाम उसकी अपनी मौत और किसी दूसरे प्लेयर की तरक्की होगी। उसका इरादा पक्का हो जाता है और हमारा हीरो फैसला करता है कि जिंदा रहने के लिए उसे मारना ही होगा। जैसे ही कायरॉन अच्छा लूट मिलने का जश्न मनाता है, उसकी ये खुशी एक अचानक हुए हमले से पल भर में खत्म हो जाती है और वो देखता है कि कोई पीछे से उस पर हमला कर रहा है, लेकिन हमला उसके जादुई बैरियर से रुक जाता है। ये समझते ही कि उस पर किसी दूसरे प्लेयर ने हमला किया है, वो उस हंगामे को कोसता है जो उसे इस जगह तक ले आया। सायों में छिपकर सियोउन अपने क्रॉसबो से अगले हमले की तैयारी करता है। ये हमला भी जादुई बैरियर से रुक जाता है, मगर इन लगातार हमलों की वजह से कायरॉन को फिक्र होने लगती है कि उसका जादुई बैरियर अब टूटने ही वाला है। दांत पीसते हुए वो बेतहाशा चिल्लाता है, अपने छिपे हुए हमलावर का पता लगाने की कोशिश करता है। इस पर वो अंधाधुंध पलटवार करता है और जंगल में आग का स्ट्राइक स्पेल चला देता है। गुस्से में पागल होकर वो अपने हमलावर पर चीखता है कि बुज़दिलों की तरह छिपना बंद करे और सामने आए। हवा को चीरता हुआ एक खंजर आता है, लेकिन ये बस ध्यान भटकाने के लिए था। जैसे ही मेज उस खंजर से बचता है, वो सियोउन के असली हमले के लिए पूरी तरह से खुला रह जाता है। सियोउन इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी ब्लैक स्टार चीप आर्म्स का इस्तेमाल करता है और उस कमजोर पड़ चुके बैरियर को चकनाचूर कर देता है। अपनी ढाल टूटते ही घबराया हुआ कायरॉन पागलों की तरह पूछता है कि उसका दुश्मन आखिर छिपा कहाँ है। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर सियोउन खामोशी से अपने क्रॉसबो से निशाना साधता है और जानलेवा वार की तैयारी करता है। वो मेज बेतहाशा अपना आखिरी स्पेल एस्क्रोस फ्लेम चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्रॉसबो का एक तीर सीधा अपने निशाने पर जा लगता है, ठीक उसके माथे के बीचों बीच। कायरॉन नीचे गिरता है और सियोउन सायों से बाहर निकलता है, इस जानलेवा मुकाबले का जीतने वाला बनकर। अपनी सांसें संभालते हुए वो अपनी जीत पक्की करता है, क्योंकि उसने अपना पहला प्लेयर किल हासिल कर लिया है। जैसा कि इस गेम की दुनिया का दस्तूर है, हारे हुए प्लेयर्स की जगह 2 लूट चेस्ट सामने आ जाते हैं। इस डर से कि आग कहीं किसी और का ध्यान न खींच ले, वो जल्दी से लूटपाट करके भाग जाने का फैसला करता है। मेज का चेस्ट खोलने पर उसे एक जोड़ी दस्ताने, एक खंजर और एक कीमती मीडियम ग्रेड हीलिंग स्क्रॉल मिलता है। उसे एस्क्रोस नेकलेस भी मिलता है, लेकिन वो उस खालिद सोने की चीज को बिना किसी खासियत वाला एक बेकार आइटम समझकर रख लेता है। लेकिन जैसे ही वो चेस्ट बंद करने वाला होता है, उसकी नजर नीचे रखी एक और अजीब सी चीज पर पड़ती है। यह एक सर्कल स्टोन है, एक नायाब चीज जो अपने इस्तेमाल करने वाले को माना इस्तेमाल करने की काबिलियत दे सकती है। उसे यकीन नहीं होता इस पत्थर का मतलब है कि अब उसके पास, एक मार्शल आर्टिस्ट के पास, मेज बनने का मौका है। अचानक उसे उस मेज के अफसोस भरे आखिरी शब्द समझ आ जाते हैं कि उसके पास एक आइटम इस्तेमाल करने का वक्त नहीं था। वो आइटम जरूर यही रहा होगा। एक लालची मुस्कान के साथ सियोउन उस मरे हुए मेज पर तंज कसता है और वादा करता है कि वो इस सर्कस स्टोन का भरपूर इस्तेमाल करेगा। बाकी का लूट बाद में देखने का फैसला करके वो सब कुछ अपनी इन्वेंट्री में रखता है और एक ज्यादा महफूज जगह की तलाश में निकल पड़ता है। एक बार फिर क्लोक पहनकर वो अपना नया हासिल किया हुआ खजाना इस्तेमाल करने के लिए एक महफूज जगह की तलाश में निकल पड़ता है। उसे जल्द ही एक सुनसान वीरान इमारत मिल जाती है जो इस काम के लिए एकदम सही लगती है। अंदर महफूज होकर वो जरा भी नहीं हिचकिचाता और सर्कस स्टोन को इस्तेमाल करने के अपने फैसले को पक्का कर देता है। सिस्टम एक साफ चेतावनी देता है, वो 3 घंटों तक हिल नहीं पाएगा और उसे हल्का दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये अमल शुरू होता है, वो तड़पा देने वाले दर्द में घिर जाता है। वो 3 घंटों तक जबरदस्त खामोश चीखों वाले दर्द को झेलता है और आखिरकार बाहर सुबह हो जाती है। आखिरकार थक कर गिरते हुए सियोउन सिस्टम की हल्का दर्द वाली बात पर तंज कसता है और सोचता है कि उसे तो लगा था वो मरने वाला है। ठीक होने के बाद वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है, अपने इस दर्दनाक बदलाव का नतीजा देखने के लिए बेताब। नई स्टेटस विंडो उसकी कामयाबी को पक्का करती है। वो अब एक डुअल क्लास मार्शल आर्टिस्ट और मेज है जिसके पास एक बिल्कुल नया माना स्टैट भी है। अब एक डुअल क्लास प्लेयर बनकर सियोउन जिंदा बचे लोगों की लिस्ट देखता है, ये उम्मीद करते हुए कि गिनती 2 कम हो गई होगी। सिस्टम की आवाज आती है और जिंदा बचे लोगों की मौजूदा तादाद सामने आ जाती है। वो स्क्रीन पर लिखे नंबरों को हैरानी और बेयकीनी से घूरता है। जिंदा बचे लोगों की गिनती न सिर्फ गिरकर 45 रह गई है, बल्कि किल फील्ड बस एक ही नाम से भरी पड़ी है, नाम सांगवांग। कुछ घंटे पहले बदनाम नाम सांगवांग एक पेड़ की शाख पर बैठकर अपने शिकार को देख रहा था। नीचे एक बेबस नाइट अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और बेरहमी से पीछा करने वाले से रुकने की भीख मांग रहा था। इस शिकार का मजा लेते हुए नाम सांगवांग बड़े जालिम अंदाज में उम्मीद से अपने होठों पर जबान फेरता है। लड़खड़ाकर भागते हुए उस नाइट का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरता है। हारा हुआ नाइट बड़ी बेचारगी से बख्श दिए जाने की भीख मांगता है और बस टॉप 90 में पहुंचने की मिन्नतें करता है। बिना कोई रहम दिखाए नाम सांगवांग अपने शिकार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो उसे यूं ही नहीं जाने दे सकता। अपने आखिरी पलों में वो नाइट पूरी तरह टूट जाता है, रोते हुए रहम की भीख मांगता है।
उसकी मिन्नतों का अंजाम एक बेरहम और खूनी मौत होता है। लाश के ऊपर खड़े होकर नाम सांगवांग बड़े इत्मीनान से कहता है कि इस किल के साथ बाकी के सभी खिलाड़ी यकीनन उसका नाम जान जाएंगे, और इस तरह नाम सांगवांग का नाम इस गेम में जिंदा बचे हर खिलाड़ी की याद में बेरहमी से नक्श हो जाता है। वापस आज में हमारा हीरो देखता है कि किलफील्ड पर बस एक ही नाम छाया हुआ है, नाम सांगवांग, और वो दुआ करता है कि उसका सामना कभी इस खौफनाक खिलाड़ी से ना हो। लेकिन तभी उसे अचानक एक ख्याल आता है, इतने कम खिलाड़ी बचे होने पर शायद उसके पास टॉप 10 में आने का एक मौका है। वो फौरन टॉप रैंकिंग के इनामों के बारे में ख्याली पुलाव पकाने लगता है और सोचता है कि क्या वो अपनी नई काबिलियतें और चीजें असली दुनिया में वापस ले जा पाएगा। मगर वो जल्दी ही हकीकत में वापस आता है और खुद को डांटता है कि जब एक बेरहम कातिल खुला घूम रहा है तो वो इतनी आगे की क्यों सोच रहा है। ये तय करके कि उसे और ताकतवर बनना होगा, वो अपने नए मिले माना पर ध्यान लगाना शुरू करता है। जैसे ही एक तेज नीली रोशनी उसके हाथ को घेर लेती है, उसे अपने अंदर एक जबरदस्त ताकत महसूस होती है, जिससे पक्का हो जाता है कि ये वाकई माना ही है। फिर उसे एक जादू की किताब याद आती है जो उसने पिछले दिन यूटी थी, और वो अपनी सबस्पेस इन्वेंट्री से उस चमकती हुई किताब को बाहर निकालता है। ये मैजिक बुक ऑफ विंड बॉल है, और बिना एक पल भी सोचे वो इस स्पेल को सीखने की हामी भर देता है। किताब पढ़ने के बजाय उस जादू की सारी जानकारी फौरन सीधे उसके दिमाग में डाउनलोड हो जाती है। अब एक डुअल क्लास मेज और मार्शल आर्टिस्ट बनकर वो अपना सबसे पहला मैजिक स्पेल आजमाने की तैयारी करता है। ताकत की एक लहर के साथ वो अपना नया सीखा हुआ विंड बॉल स्पेल चलाता है। हवा के कई छोटे छोटे घूमते हुए गोले उसके हाथ के सामने पैदा हो जाते हैं। अपने बनाए विंड बॉल्स का छोटा आकार देखकर सियोवुन थोड़ा मायूस नजर आता है, इसलिए वो उस स्पेल के साथ तजुर्बा करता है और माना के उन छोटे गोलों को कमरे में इधर उधर तैराता है। लेकिन जब वो स्पेल की पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है तो विंड बॉल्स पास रखे एक बक्से के चिथड़े उड़ा देते हैं और ये साबित करते हैं कि वो दिखने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस तबाहकुन ताकत से खुश होकर वो सोचता है कि ये स्पेल यकीनन बहुत काम आएगा, मगर उसे अचानक थकान महसूस होती है जब एक स्टेटस विंडो दिखाती है कि बस एक स्पेल चलाने से उसका सारा माना खत्म हो गया है। सिकुड़ते हुए रेस्ट्रिक्टेड जोन को देखते हुए वो सेफ खेलने का फैसला करता है और बाउंड्री के किनारे किनारे आइटम्स फॉर्म करने लगता है। वो अंदाजा लगाता है कि आधे खिलाड़ी खत्म हो जाने से किसी से टकराने का खतरा कम है, लेकिन जोन के और सिकुड़ने से पहले उसे जल्दी करनी होगी। लंबे सफेद बालों वाला एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी उसे दूर जाते हुए देखता है, जिसके चेहरे पर गहरे सोच के भाव हैं। लड़के के बचने के तरीकों को दिलचस्प मानते हुए वो बूढ़ा मास्टर उसका पीछा करने का फैसला करता है। एक जोरदार छलांग के साथ मास्टर खामोशी से पेड़ों पर चढ़ जाता है ताकि ऊपर से उस पर नजर लग सके। आधे दिन बाद सियोवुन कुछ घरों के पास पहुंचता है जो उसने अपने मैप पर देखे थे और लूटपाट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद टपकती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। इलाका वीरान लगता है जहाँ सिर्फ खुले हुए संदूक और खून के धब्बे बिखरे पड़े हैं। पूरी तरह चौकन्ना होकर वो किसी भी मुमकिन हमले के लिए तैयार हो जाता है। वो तेजी से अपना माना इकट्ठा करता है और अपना विंड बॉल स्पेल चलाने की तैयारी करता है। फिर वो पहले से ही घर के अंदर स्पेल चला देता है ताकि अगर कोई छिपा हो तो बाहर निकल आए। धूल छटने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता और वो सोचने लगता है कि क्या उसे किसी के होने का सिर्फ वहम हुआ था। किसी के न मिलने के बावजूद वो इस एहसास को झटक नहीं पाता कि उस पर नजर रखी जा रही है। तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं जब उसे एक टूटे हुए दरवाजे के पार कुछ नजर आता है। उस अंधेरे कमरे के अंदर खून की एक ताजा लकीर और गहरे सायों में जा रही है। अंदर झांकने पर उसे एहसास होता है कि कोई जख्मी इंसान अंदर छिपा हुआ है। एक पल के लिए उसके मन में उस जख्मी खिलाड़ी को मारकर उसकी कीमती चीजें चुराने का बेरहम ख्याल आता है, लेकिन आखिर में वो ये खतरा न उठाने का फैसला करता है। अपनी जान बचाने को ज्यादा अहमियत देता है और वहां से जाने लगता है। सियोवुन उस इलाके से जाता हुआ दिखता है और वापस जंगलों में गायब हो जाता है। दरवाजे के ठीक अंदर छिपा एक जख्मी नाइट बाहर झांकता है, ये सोचते हुए कि क्या खतरा टल गया है। वो राहत की सांस लेता है, इस बात का शुक्र मनाता है कि वो इतनी तेजी से छिप गया कि मारे जाने से बच गया। झूठी दिलेरी दिखाते हुए वो बड़बड़ाता है कि अगर वो पहले से जख्मी न होता तो उस लड़के को आसानी से ठिकाने लगा देता। ये मानकर कि वो अब महफूज है, नाइट पास रखे एक संदूक को लूटने में लग जाता है, लेकिन लाल रोशनी की एक चमक के साथ जब उसका ध्यान बंटा होता है उस पर पीछे से एक जानलेवा हमला होता है। नाइट बस अपनी किस्मत को कोस पाता है क्योंकि उसकी जिंदगी अचानक और बेरहमी से खत्म हो जाती है। झाड़ियों में से सियोवुन बताता है कि वो बस पीछे हटने का नाटक कर रहा था और उस बेवकूफ नाइट का शुक्रिया अदा करता है कि वो इतनी जल्दी छिपने की जगह से बाहर आ गया। अब जब इलाका साफ है वो रेस्ट्रिक्टेड जोन के किनारे पर जाने से पहले जल्दी से लूटपाट करने का प्लान बनाता है, मगर जैसे ही वो शुरू करने वाला होता है पीछे से एक शांत आवाज उसकी काबिलियत की तारीफ करती है, जिससे वो चौंक जाता है। सियोवुन घूमता है और इतने अहम मौके पर अपना ध्यान भटकने के लिए खुद को कोसता है। उसका सामना उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी से होता है जो उससे कहता है कि डरो मत, वो बस उससे कुछ बात करना चाहता है। बूढ़ा आदमी ये बात मानता है कि अपना नाम बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो सब वैसे भी अलग अलग दुनियाओं से आए हैं। सियोवुन घबराहट भरी मुस्कान देता है, ये समझते हुए कि ये इंसान अब तक मिले दूसरे लड़ाकू खिलाड़ियों जैसा नहीं है। फिर वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या उसे इस तरह के खेल का पहले कोई तजुर्बा है। उसकी उलझन देखकर वो आदमी साफ करता है कि वो उस पर नजर रखे हुए था और बता सकता है कि सियोवुन जानता है कि ये मौत का खेल कोई मामूली हकीकत नहीं है। हैरान होकर हमारा हीरो मानता है कि भले ही वो यहाँ पहली बार आया है लेकिन उसने अपनी दुनिया में ऐसा ही एक गेम खेला है। बूढ़े आदमी को ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है, जिससे उसका शक पक्का हो जाता
लगता है कि ये नौजवान उसकी दुनिया से नहीं है। जैसे ही तीसरे दिन शाम ढलती है, वो दोनों अंधेरे होते जंगल में एक साथ खड़े होते हैं। बूढ़ा आदमी बड़ी दिलचस्पी से पूछता है कि क्या सियोवन की दुनिया में भी चांद इतना ही बड़ा होता है जितना आसमान में लटका हुआ ये चांद है। वे दोनों इस बात पर राजी होते हैं कि इस दुनिया का चांद उनकी अपनी अपनी दुनिया के चांद से काफी बड़ा है। बूढ़ा आदमी सियोवन से उस गेम के बारे में बताने को कहता है जिसका उसने जिक्र किया था, लेकिन हमारा हीरो इतनी खुली जगह पर बात करने से हिचकिचाता है। वो बेचैनी से सवाल करता है कि वो उस बूढ़े आदमी पर कैसे यकीन कर ले कि अगर वो किसी सुनसान जगह पर गए तो वो उसे मारेगा नहीं। एक झटके में बूढ़ा आदमी उसे चौके से पकड़ता है और खामोश रहने की चेतावनी देता है और वो एक पेड़ की डाल से दूसरी पर छलांग लगाता है। हमारे हीरो को पकड़े हुए सियोवन दर्द से मुंह बनाता है क्योंकि उसे घसीटा जा रहा है और वो पूरी तरह से बूढ़े आदमी की जबरदस्त रफ्तार और ताकत के रहमो करम पर है। आसमान में छलांग लगाते हुए मास्टर उसे दूर ले जाता है। एक ऐसी मुलाकात जिसके बहुत बड़े नतीजे होंगे, ये बात सियोवन को बाद में समझ आएगी। एक ऊंची पेड़ की डाल पर महफूज बैठे बूढ़ा आदमी हैरानी और मजे के मिले जुले भाव से सुनता है जब सियोवन उसे वीडियो गेम्स के बारे में समझाने की कोशिश करता है। मास्टर सही अंदाजा लगाता है कि एक तरक्की की हुई दुनिया से आने की वजह से ही वो मौत के इस खेल में इतनी जल्दी ढल गया। फिर वो सियोवन को यह बताकर चौंका देता है कि वो उस पर उसी पल से नजर रखे हुए हैं जब उन सबको इस दुनिया में लाया गया था, और बताता है कि शुरू में उसे इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सियोवन के अनोखे बर्ताव ने उसकी दिलचस्पी जगा दी और उसने बस जानने की गरज से उससे बात करने का फैसला किया। सियोवन मानता है कि उसे भी नहीं पता कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है, जिस पर बूढ़ा आदमी उसके गेम के बारे में और तफसील से बताने को कहता है। वो साफ करता है कि उसकी दुनिया में ये सिर्फ तफरीह के लिए एक खेल है जहाँ लोग असल में नहीं मरते, इसलिए वो नतीजा निकालता है कि उसके पास उन गैर इंसानी ताकतों के असली इरादों को जानने का कोई तरीका नहीं है जिन्होंने ये असली जिंदगी का डेथ मैच रचा है। बूढ़ा मास्टर बड़े ध्यान से सुनता है और उसकी दुनिया के बारे में बताई गई बातों को समझता है। इसके बाद हमारा हीरो ये अंदाजा लगाता है कि खतरे के बावजूद ये खेल किसी के लिए एक बहुत बड़ा मौका साबित होगा। वो अपनी थ्योरी को और समझाता है, यहाँ मरना आखिरी नहीं है और खिलाड़ी शायद अपनी हासिल की हुई काबिलियतों और चीजों के साथ अपनी दुनिया में वापस लौटेंगे। सियोवन इस थ्योरी को सही मानता है और अपना यकीन जाहिर करता है कि सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि यहाँ सीखे गए मार्शल आर्ट्स और हुनर भी अपने पास रखे जा सकते हैं। हालांकि उसके पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। बूढ़े मास्टर को जादू का ख्याल तो दिलचस्प लगता है, लेकिन वो सवाल करता है कि हमारा हीरो इसे खुद मास्टर के लिए एक मौका क्यों मानेगा जिसे यकीनन इसकी जरूरत नहीं होगी। सियोवन समझाता है कि उस जैसे किसी के लिए जिसका अपनी दुनिया में कोई खास रुतबा नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाला मौका है, न कि एक ताकतवर मार्शल आर्ट्स मास्टर की तरह जिसके बहुत से शागिर्द हों। बूढ़ा आदमी उसके दिलचस्प अंदाजों पर जोर से हंस पड़ता है, जबकि सियोवन घबराकर उसे चुप कराता है इस डर से कि कहीं कोई उन्हें देख न ले। बात बदलते हुए मास्टर उन अजीब उंगली घुमाने वाली हरकतों के बारे में पूछता है जो सियोवन पहले कर रहा था और समझ जाता है कि उसे गेम का मैप खोलना नहीं आता। सियोवन बाकी की रात अपने गेम की जानकारी बांटते हुए और बूढ़े मास्टर की उसकी दुनिया के बारे में कहानियां सुनते हुए गुजारता है। सुबह होते ही वो दोनों जमीन पर वापस उतरते हैं और उनकी रात भर की बातचीत खत्म हो जाती है। मास्टर मजाक करता है कि उस जैसे बातूनी बूढ़े ने नौजवान का बहुत सा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया, जिससे सियोवन इनकार करते हुए हकलाने लगता है। ये समझते हुए कि इस ताकतवर शख्स के साथ रहना ही सबसे महफूज है, सियोवन जोर देकर कहता है कि उसे उनकी बातचीत में बहुत मजा आया। सारी कीमती जानकारी का बदला चुकाने के लिए बूढ़ा मास्टर पूछता है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए सियोवन बेताबी से मास्टर से मिन्नतें करता है कि वो उसे मार्शल आर्ट सिखाए ताकि वो आखिर तक जिंदा रह सके। मास्टर मुस्कुराता है और जवाब देता है कि ये नामुमकिन तो नहीं है, जिससे उसके होने वाले शागिर्द की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ जाती है। लेकिन मास्टर उसे एक सख्त चेतावनी देता है, उससे सीखने के लिए उसे सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। जब पूछा जाता है कि सबसे बुरे से उसका क्या मतलब है, तो बूढ़ा मास्टर उसे सर नजरों से देखता है और कहता है, मेरा मतलब है मौत। वो बुजुर्ग उसे चेतावनी देता है कि आम तरीकों से हटकर कामयाबी पाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाने को तैयार रहना पड़ता है। हैरान और परेशान होने के बावजूद सियोवन इस गेम में मौत के होने पर ही सवाल उठाता है। वो बताता है कि यहाँ लोग सच में नहीं मरते, जिसे सुनकर उस बुजुर्ग को कुछ ख्याल आता है। जैसे ही वो बुजुर्ग इस नई बात पर गौर करता है, सियोवन बड़ी उम्मीद से पूछता है कि क्या उसके लिए ताकतवर बनने का कोई तरीका है। उम्मीद की एक किरण देखकर वो जोश में आकर पूछता है कि उसे क्या करना होगा। जवाब में वो बुजुर्ग उसकी अंदरूनी ताकत को जांचने के लिए अपना हाथ उसके सिर पर रखता है और जो उसे महसूस होता है उसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि लड़के में तो उसके पालतू कुत्ते से भी कम अंदरूनी ताकत है, जिस पर सियोवन जवाब देता है कि उसकी दुनिया में ऐसी चीजें नहीं होती। क्या करना है यह तय करने के बाद मास्टर उसे पालथी मारकर बैठने का हुक्म देता है। इसके साथ ही वो बुजुर्ग उस मुश्किल ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू करने की तैयारी करता है। फिर वो उसे चेतावनी देता है कि उसे मौत जैसा दर्द महसूस होगा और वो हिल भी नहीं पाएगा, जिसे सुनकर सियोवन घबराकर पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। बुजुर्ग की बस एक ही सलाह होती है, इसे बर्दाश्त करो। फिर वो सख्त नजरों से एक खौफनाक आखिरी चेतावनी देता है, अगर बर्दाश्त नहीं कर पाए तो तुम सच में मर जाओगे। जैसे ही सिलसिला शुरू होता है, उसकी महसूस करने की ताकत एक भयानक हद तक बढ़ जाती है और हवा उसे अपनी खाल पर तेज धार वाले चाकुओं की तरह महसूस होती है। दर्द और भी बढ़ जाता है, हर सांस लावा जैसी लगती है और उसे घास में रेंगती चींटियों की आवाज भी सुनाई देने लगती है। अपने हवास पर हुए इस जबरदस्त हमले से वो बेहाल हो जाता है। उसे लगता है जैसे उसका जिस्म टुकड़ों में चीरा जा रहा हो। बेइंतहा दर्द में उसे डर लगता है कि शायद यही उसका अंत है। फिर एक जमाना बीत जाने के बाद वो बुजुर्ग अपना हाथ हटाता है और बताता है
कि काम पूरा हो गया। सियोवुन हांफते हुए सांस लेता है। उस भयानक दर्द के झटके अब भी उसके जिस्म को कंपा रहे हैं। जैसे ही उसे उबकाई आती है, बुजुर्ग कहता है कि उसके जिस्म की सहने की ताकत साबित करती है कि वो इस तकनीक के लिए पैदाइशी तौर पर बना है, और बताता है कि उसने सियोवुन के जिस्म में की के बहाव को ठीक कर दिया है। जिस पर सियोवुन पूछता है कि आगे क्या होगा। जल्द से जल्द ताकतवर बनने की अपनी ख्वाहिश को याद करके वो अगले कदम के लिए खुद को तैयार करता है। जांग उच्योन बताता है कि उसने सियोवुन की रूह को एक तरफ धकेल कर एक इंस्पिरेटरी गेट बनाया है। वो समझाता है कि जहां आमतौर पर लोग दुनिया की को सोखते हैं, वहीं यह नया गेट उसे एक खास तरह की ताकत को सोखने देगा। वो बुजुर्ग अपनी बात जारी रखता है और बताता है कि जिस्म, दिमाग और रूह लाइफ की से एक साथ जुड़े रहते हैं। फिर वो एक सवाल पूछता है, जब कोई मरता है तो उस लाइफ की का क्या होता है। सियोवुन अंदाजा लगाता है कि वो गायब हो जाती है, लेकिन बुजुर्ग फौरन उसे सही करते हुए कहता है कि वो बिखर जाती है। उस लाइफ की को अनगिनत बूंदों की तरह दुनिया में वापस बिखरते हुए दिखाया जाता है। जहाँ ये बिखरी हुई लाइफ की आमतौर पर कुदरत में जज्ब हो जाती है, वही बुजुर्ग बताता है कि कुछ लोग इसे बर्बादी मानते हैं। फिर वो एक भयानक राज खोजता है कि कुछ लोग तो दूसरों की लाइफ की को सीधे सोखने के लिए उनका कत्ल तक कर देते हैं, लेकिन वो तरीका बहुत खतरनाक है और आखिरकार तबाही की ओर ले जाता है। इसके उलट उसने जो दिमागी तकनीक दी है, वो सियोवुन को इस बिखरी हुई लाइफ की को महफूज तरीके से सोखने देगी। सियोवुन घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो फिर भी मर सकता है, लेकिन बुजुर्ग साफ करता है कि ये तरीका अलग है, क्योंकि उसने उसकी नसों के बजाय उसकी रूह का इस्तेमाल किया था। चूंकि सियोवुन एक कोरे कागज की तरह था जिसमें कोई अंदरूनी ताकत नहीं थी, इसलिए वो बुजुर्ग उसकी रूह को इस तरह बदल पाया कि वो लाइफ की को सही से सोख सके, और इसलिए उसने एक पाबंदीशुदा तकनीक का सहारा लिया। सियोवुन होशियारी से अंदाजा लगा लेता है कि बुजुर्ग ने इस पाबंदीशुदा कला को इस अनोखे गेम के माहौल की वजह से चुना है। बुजुर्ग इस बात को मानता है और बताता है कि जिन जगहों पर लोग मरे थे, वहाँ उसे बची हुई लाइफ की महसूस हो रही थी। इस तरह इस तकनीक की सबसे बड़ी कमी कत्ल करने की जरूरत यहाँ कोई मसला नहीं है, जहाँ जिंदा रहने के लिए मारना जरूरी है। वो पहले से बता देता है कि अगर सियोवुन 100 दिनों तक जिंदा रहकर दूसरों को खत्म कर सका तो वो बेमिसाल ताकत हासिल कर लेगा। सबक खत्म होने पर बुजुर्ग जाने की तैयारी करता है, लेकिन सियोवुन उसे फौरन रोक लेता है। वो बेताबी से उस आदमी का नाम पूछता है जिसने उसकी इतनी मदद की है। वो बुजुर्ग अपना नाम जांग उच्योन बताता है और कहता है कि उसने जो तकनीक सिखाई है वो व्हाइट मार्शल डिविसी गार्ड्स है। सियोवुन शुक्रिया अदा करते हुए झुकता है और इस एहसान को कभी न भूलने का वादा करता है, जबकि मास्टर उसे ताकत जमा करने के लिए सांस लेने की आखिरी सलाह देता है। जाने से पहले जांग उच्योन गेम के मैप सिस्टम की सहूलियत पर कुछ कहता है। वो उस नौजवान को अलविदा कहता है और वादा करता है कि मौका मिलने पर वो फिर मिलेंगे। फिर अपनी तेज रफ्तार वाली तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जांग उच्योन छलांग लगाकर दूर चला जाता है। सियोवुन उसे एक पल में गायब होते हुए देखता है और उसकी प्रो लेवल की काबिलियत से मुतासिर होता है, लेकिन उसे दुख होता है कि वो तेज सफर के लिए किंगुंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब अकेला रह जाने पर वो अपने प्लान पर टिके रहने और उस महदूद इलाके के बाहरी हिस्से में जाने का फैसला करता है। वो सोचता है कि जहाँ एक तरफ बुजुर्ग उसे पलक झपकते ही इलाके के बीच में ले आया था, वहीं पैदल वापस आने में उसे आधा दिन लग गया और रात भी काफी हो गई थी। एक छोटे से गाँव में पहुंचकर उसकी नजर एक घर पर पड़ती है जिसकी लालटेन अब भी जल रही है, जो उसके शक को बढ़ा देती है। वो अंदाजा लगाता है कि या तो ये एक खाली घर है या फिर कोई नौसिखिया है जिसे बत्तियां बंद करनी नहीं आती, और फैसला करता है कि यह एक बेहतरीन निशाना है। यह सोचते ही सियोवुन उस इमारत की तरफ तेजी से दौड़ता है। वो अपना क्रॉसबो तैयार रखकर अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो एहतियात से अंदर की तलाशी लेता है ताकि किसी दूसरे प्लेयर का कोई सुराग मिल सके। घर को खाली पाकर वो अपनी अच्छी किस्मत का जश्न मनाता है और सोचता है कि अब चीजें फार्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन उसकी तलाशी में सिर्फ बेकार चीजें ही हाथ लगती हैं और वो मायूस होकर वहीं गिर पड़ता है। पूरी रात चली ट्रेनिंग की थकान से चूर होकर वो एक जोर की जम्हाई लेता है। यह महसूस करके कि वो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा थक गया है, वो थोड़ी देर सोने का फैसला करता है। सूरज निकलता है और क्लॉयड सर्वाइवल में 5वें दिन की शुरुआत होती है। सुबह की रोशनी अंदर आ रही है और सियोवुन अब भी फर्श पर गहरी नींद में सोया हुआ है। अचानक उसकी आंखें झटके से खुल जाती हैं। उसे एक झटके के साथ एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। घर आखिरकार खाली नहीं था और सचमुच उसे खिड़की के बाहर किसी और इंसान का साया नजर आता है, जिससे उसका डर यकीन में बदल जाता है। घबराकर वो अपना क्रॉसबो उठाता है और उसे एहसास होता है कि वो ज्यादा सो गया था और अब एक खतरनाक हालात में फंस गया है। सामने का दरवाजा खुलने की आवाज इस बात को साबित करती है कि एक घुसपैठिया आ चुका है।